राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो रहने वाला है वीडियो इस मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज़ का 24 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3 के क्वेश्चंस को आज हम लगाने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस को हम जो बेहतर तरीका हो सकता है उस तरीके से करेंगे और देखेंगे कि कौन सी अप्रोच से हम जो है इजीली उस चीज़ को कर सकते हैं, बेसिक को ध्यान में रखते हुए। तो बिना देरी करे आगे आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो हमारा थीम श्लोक है उसको एक बार मन में दोहरा लेंगे। और इसी श्लोक की पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है हम आज का सेशन शुरू करेंगे। चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जो कि रहने वाला है ये। रामू लेंट 3000 rupees to Raju and certain sum to Ravi at the same time। तो रामू ने दो बंदों को एक ही समय पैसे दिए। राजू को दिए 3000 रुपये और रवि को दिए कुछ अमाउंट। तो ये कुछ अमाउंट हमें पता नहीं है तो उसको एक्स मान लेते हैं पहली बात, ठीक है। एंड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों को सेम ब्याज पे दिए, सेम समय दिए और आफ्टर 5 years 5 साल बाद he received a sum of 1600 from रवि एंड राजू टुगेदर एज इंटरेस्ट। 5 साल बाद जो है जो ब्याज बना उसका, दोनों का कुछ ना कुछ ब्याज बना होगा, तो दोनों ने मिल के जो है 1600 रुपये दिए। तो आपको बताना है कि रवि को कितना अमाउंट दिया था, यानी कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपको पता है एस आई जो होता है वो पी इंटू आर इंटू टी होता है। तो ये इसको दो बार करने से अच्छा है कि हम एक बार कर ले। दो बार कैसे? एक बार हमें राजू पे लगाना पड़ेगा, एक बार रवि पे लगाना पड़ेगा, है ना। तो पर क्योंकि देखो इंटरेस्ट भी सेम है, साल भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो हम इसको एक बार लगा लेते हैं। तो मान लेते हैं हम दोनों को ले लेते हैं कि 1600 जो है वो ऐसा ही बना। किस पे बना? दोनों पे बना। तो दोनों का प्रिंसिपल कितना था? एक का प्रिंसिपल 3000 था, दूसरे का एक्स था। रेट कितना है? रेट है 8। साल कितने हैं? 5/100। तो यहाँ से हम इजीली जो है वो निकाल सकते हैं। 5 से कट्टा 20, 8 से 200, तो 4000 हो गया आपका, इक्वल टू 3000 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई 1000 रुपये। यानी कि रवि को जितना अमाउंट दे रखा था प्रिंसिपल वो था 1000 रुपये। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। रेदर देन दो बार ऐसा ही निकालने से अच्छा है कि आप उसको एक ही स्टेटमेंट के थ्रू निकालने की कोशिश करें, क्योंकि आपको सिंपल इंटरेस्ट दोनों का सेम दे रखा है, साल भी दोनों का सेम है, ठीक है। तो ये चीज़ इजी बनाती है। ओके, आगे आते हैं। इफ टू स्ट्रेट लाइन आर कोइंसाइडिंग विथ ईच अदर देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर। तो ये हम बहुत बार देख चुके हैं। अब कोइंसाइड का मतलब क्या है? कोइंसाइड का मतलब क्या है? कोइंसाइड का मतलब है एक के ऊपर एक, मतलब एक लाइन ये है तो इसी के ऊपर दूसरी लाइन है। तो बताओ कितने पॉइंट जो हैं वो इंटरसेक्शन होंगे? जाहिर सी बात है कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 8, कितने भी हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। समझ रहे हो? तो जब लाइन एक दूसरे पर कोइंसाइड करती हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स बनते हैं। नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब होगा? जब लाइंस पैरेलल होंगी। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इसके बीच में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं है, तो जीरो इंटरसेक्शन। यूनिक कब होगा? तो जब लाइन जो है इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। मतलब कि एक यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, तो एक पॉइंट जो है ये यूनिक पॉइंट बन गया इंटरसेक्शन का। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैंने वैसे भी आपको फॉर्मूला वगैरह सब कुछ करा रखा है कि कोइंसाइडिंग लाइंस का क्या फॉर्मूला होता है, फाइनाइट नॉन नॉन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन का क्या होता है, यूनिक पॉइंट का क्या होता है। आगे आता है। इस क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करना है। 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आप इसको ना हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज़ करो। मतलब कि थीटा की वैल्यू आप कुछ मान लो, ठीक है। जैसे कि आप मान लो साइन और कॉस के में सबसे इजी वैल्यू क्या रहेगी? तो 90 रहेगी, है ना। तो हमने 90 मान लिया।
तो ये cos 45 बन गया। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है। ये भी 1/√2 होती है। ये 1 होता है और ये 1 होता है। मतलब कि हमें दो इजी मिल जाएंगे अगर हम पुट करें इसमें। तो 1 + 1 - 0, 1 + 1 + 0 यानी कि 2/2 यानी कि 1। तो 1 आएगा। तो यानी कि या तो ये हो सकता है tan 45 या तो हो सकता है cot 45, है ना। मतलब ये दोनों ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गए। अब क्या करें? अब सेम चीज़ है, वापस एक tan की एक थीटा की वैल्यू मान लो जो cot और tan में अलग होता हो। तो मान लेते हैं थीटा = 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे cot 30 आ जाएगा, है ना। और ये tan 30 आ जाएगा, मतलब √3 या 1/√3। अब तो एक वैल्यू मिल ही जाएगी। पुट करते हैं इसमें, तो आएगा 1 + √3/2 - 1/2 अपॉन 1 + √3/2 + 1/2, है ना। एलसीएम लेते हैं और नीचे 2 से नीचे एलसीएम लेंगे तो 2 कट जाएंगे, है ना। 2 + √3 + 1 यानी कि आ गया √3 + 1 और √3 + 3। ऊपर से रूट कॉमन ले लेते हैं और नीचे से 3 कॉमन ले लेते हैं। यह आ जाएगा 1 + 1/√3 और ये आ जाएगा 1/√3 + 1। मतलब बात एक ही है, ये दोनों कट जाएंगे आपस में। बचा √3/3 यानी कि 1/√3 यानी कि tan वाली आपकी वैल्यू जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। ये मैंने लिख के किया इसलिए टाइम लगा, लेकिन अगर आप मन में कर लोगे भाई तो आपको बहुत सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली कर लोगे। रेदर देन आप इसको सोचोगे भाई इसमें क्या फॉर्मूले लगेगा, है ना, हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। उससे अच्छा ये है कि आप वैल्यू पुटिंग मेथड से ट्राई कर लो ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए कीजिएगा तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। आते हैं आगे। रेफर द बिलो टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, हमें इंडिया का एक्सपोर्ट दे रखा है 2020 में और वैल्यू इन मिलियन $US दे रखी है। हमसे पूछा है ज्वेलरी इज व्हाट % ऑफ टोटल एक्सपोर्ट। तो ज्वेलरी कहाँ है? ज्वेलरी आपकी 500 है। ठीक है, टोटल एक्सपोर्ट कितने हैं जोड़ लेते हैं, 0 0 32। तो आपको निकालना है कि 500 जो है वो कितना % है टोटल का। इजी। 52 का टेबल तो आता नहीं है तो भाई ज़रूरत भी नहीं है, काट लो उसको। 250 16 फिर काट लो 125 8 8 का तो आता है। तो 8 एकम 5.6 मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ, आप भी वापस बोलूँगा कि कभी भी ऑप्शन देखते रहा करो भाई। कभी भी क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्व करने के नंबर नहीं मिलते हैं, क्वेश्चन को सही करने के नंबर मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे आते हैं। 1 year ago, एक साल पहले, द एज ऑफ बी वॉज ट्वाइस द एज ऑफ ए। एक साल पहले की बात हो रही है। और आफ्टर 9 years इफ द रेशियो ऑफ एजेस विल बी 4:3। कहने का मतलब क्या है? मान लो ये प्रेजेंट एज है, ठीक है, प्रेजेंट से एक साल पहले -1, ठीक है। ए और बी की एज का क्या रेशियो था? 1:2। आई होप क्लियर। और प्रेजेंट से 9 साल बाद अब उनका रेशियो है 3:4, है ना। क्योंकि B/A है, मैंने A/B लिख दिया, कोई बात नहीं, है ना। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे जो इस क्वेश्चन का मतलब कि फ़ायदा हुआ है हमें, वो ये हुआ है कि आप देख सकते हैं कि दोनों के रेशियो के बीच में जो है डिफरेंस सेम है। ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो हमें रेशियो को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर हम साल का डिफरेंस देखें तो 1 ईयर + 9 ईयर यानी कि 10 साल की बात कर रहा है। तो 2 की वैल्यू जो है वो 10 साल है,
एक की वैल्यू कितनी होगी, 5 साल होगी। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा है देन फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एज का सम निकालना है। तो देखो 1 साल पहले जो है उसकी एज, इसकी एज 5 होगी, इसकी एज 10 होगी। 1 साल पहले, तो प्रेजेंट में ए की एज क्या होगी, प्रेजेंट में ए की एज होगी 6 और बी की एज क्या होगी 11। सम कितना हो जाएगा 17। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको इजिली समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं था, बस क्वेश्चन में क्या बचा था उस पर हमें ध्यान देना था। ठीक है, आगे आते हैं। फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट आदिति सोल्ड हर स्कूटर फॉर 24,400 गेनिंग 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की बात की गई है भाई, गेन परसेंटेज हमेशा किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखी है, यही ट्रिक है। और इसमें हमें ये जो डेटा दे रखा है इसका हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिना इसको यूज़ करे हम आंसर निकाल सकते हैं। उसने बोला कि 1/6 भाग जो है सेलिंग प्राइस पे वो उसका प्रॉफिट है। तो मान लो सेलिंग प्राइस 6 है, तो उसका 1/6 भाग कितना हुआ, 1 ही हुआ है ना। 1 का प्रॉफिट हुआ, मतलब यानी कि सीपी कितना रहा होगा, सीपी 5 रहा होगा, तभी तो 1 का प्रॉफिट हो पाएगा। ठीक है, आपको गेन परसेंटेज निकालना है। देखो 1 का फायदा हुआ किस पे, 5 पे, परसेंटेज निकाल लो, 20% विल बी द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बहुत सारे करवा चुका हूँ और बहुत सारे आए हैं, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये पैटर्न समझिए, ये क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन में जो डेटा मिलता है उसका कोई यूज़ नहीं है, आप विथआउट डेटा भी निकाल सकते हैं, ये चीज़ आप समझिए। और विथआउट डेटा निकालने की कोशिश किया कीजिए तो ईजी रहेगा। ठीक है, आगे आते हैं। पाई चार्ट हमने देखा है, द गिवन पाई चार्ट डिपिक्ट्स द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टूवर्ड्स डिफरेंट हॉबी क्लासेस ऑफ एन इंस्टीट्यूट। ठीक है, आपको पूछा गया है इफ टोटल एक्सपेंडिचर इज 10,70,000, अगर टोटल एक्सपेंडिचर 10,70,000 है तो आपको सेंट्रल एंगल निकालना है ड्राइंग का। ड्राइंग कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्राइंग ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है, 19% का एंगल निकालना है। 19% कितना होगा, सेंट्रल एंगल निकालना है। तो ये डेटा देखो, आप देखो ये भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। देखो ये पूरा कितना होता है, पूरा 360 होता है। 360 की वैल्यू कितनी है, 100% है कि नहीं है। तो एक की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.6 हो जाएगी डिग्री। तो 19% की कितनी हो जाएगी, तो 19 इंटू 3.6। अब आप देखेंगे कि लास्ट में क्या आएगा, 9 छक्के 54 का आखिरी में 4 आता है। आखिरी में 4 कहीं है, देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही में है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। विथआउट सॉल्व करने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और ये जो डेटा दे रखा था ये भी गुमराह करने के लिए दे रखा था, तो सतर्क रहिए भाई। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए कि मतलब कि बहुत से क्वेश्चंस में आप जो है कॉमन सेंस की मदद से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, रदर देन आप डेटा की मदद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ मैं आपको कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं उसके नंबर नहीं है, क्वेश्चन को सही करने के नंबर है। तो ये चीज़ को आपको समझना है, ठीक है, और स्मार्टली चीज़ों को देखना है। आगे आते हैं। इफ 10 sin square theta plus 6 cos square theta equals to 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू निकालना। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है, आपको बोला गया कि 0 से बड़ा थीटा है और 90 से है, तो थीटा क्या हो सकता है, थीटा या तो 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है। तो हम भैया हम इसको सॉल्व ना करके हम यहाँ से हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करेंगे। अगर थीटा को हम 30 रखते हैं तो साइन स्क्वायर कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4, और कॉस कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा √3/4 यानी कि 3/2 का यानी कि 3/4 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको एक बार। ये 10/4, ये 18/4 यानी कि 28/4 यानी कि 7, मतलब पहले में ही सही आ गया, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 है। तो tan 30 कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका 1/√3। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करना, हम हो सकता है आप पहली बार में ही सक्सेस पा जाएं, हो सकता है आप दूसरी बार में, हो सकता है आपको तीसरी बार भी रन करना पड़े। ठीक है,
पर वही चीज़ है कि ये चीज़ आप माइंड में ऑलरेडी कर सकते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा लिखने की, ये जो मैंने जो स्टेप्स लिखे हैं ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप दिमाग में क्वेश्चन करते हैं सिंपल कैलकुलेशन में तो आप इजीली कर सकते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ हिट एंड ट्रायल मेथड बेस्ट है रेदर देन आप इसको सॉल्व करो। मैं बता देता हूँ सॉल्व भी अगर कैसे करोगे, तो सिंपल सी बात है, 10 साइन स्क्वायर प्लस 6 कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 7 है, तो आप इनमें से एक को साइन में चेंज कर लोगे, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दोगे इसको, ठीक है। अब आपके साइन में वैल्यू आ गई, अब इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन के थ्रू आप सॉल्व कर लोगे, साइन की वैल्यू निकालोगे, साइन से आपको टाइन की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं जैसे मर्जी आप चाहें, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि हिट एंड ट्रायल मेथड जो है ऐसे टाइम में बहुत सक्सेसफुल रहता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं, द रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ गिवन क्यूबॉइड इज 3:2:1, ठीक है। बोला गया है ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड इज 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है 12 सेंटीमीटर, और ब्रेथ की वो कितने हैं, 2 है, मतलब 2 की वैल्यू जो है वो 12 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर, सिंपल सी बात है। तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी 18, ब्रेथ होगी 12, और ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, आपसे वॉल्यूम पूछिए, वॉल्यूम क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच होती है, यानी कि 18 इंटू 12 इंटू 6, 12 छक्के 72, 18 इंटू 72 यानी कि 18 दूनी 1296, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, तो याद रखना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच होती है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी होती है, वो होती है ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं, The angle of a triangle are in ratio 1:2:3, the difference in the largest and smallest angle, तो देखो लार्जेस्ट तो 3 होगा और स्मॉलेस्ट ये होगा, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, मतलब कि हमें 2 की वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है कि तीनों का सम जो है वो 180 होता है, तो 1 + 2 + 3 यानी कि 6 का सम जो है 180 होगा डिग्री, और एक का सम कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, तो 2 की हमें वैल्यू निकालनी है, 2 × 30 डिग्री यानी कि 60 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इजी था, है ना, क्योंकि आपको पता है कि तीनों एंगल जो होते हैं ट्राइंगल के उनका सम जो है 180 डिग्री होता है, तो उस तरह से आपको रेशियो दे रखा है तो कोई बात नहीं, आप देखो इसको x में लेके भी कर सकते हो कि 1x + 2x + 3x = 180, 6x = 180, फिर x की वैल्यू जाएगी 30 आएगी, बात सिंपल सी है। हमने x नहीं माना, है ना, क्योंकि x तो हमको छोड़ गई। आते हैं आगे, इफ a = 15 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी हमें वैल्यू निकालनी, डाल दो भैया, a को 15 डिग्री है, डाल दो 11√2 cos 3 है यानी कि cos 45 प्लस 10 sin 2a यानी कि sin 30 अपॉन 7√3 sin 4a यानी कि sin 60, ठीक है। अब आपको पता है वैल्यूज क्या क्या होती है, sin 45 की कितनी होती है 1/√2, 30 कितनी होती है 1/2, इसी 60 कितनी होती है √3/2। तो आप देखेंगे कि इस रूट से ये रूट कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, 5 हो गया, और तो कुछ नहीं हुआ, ठीक। तो ये बचा ऊपर 11 + 5 और नीचे बचा 7 × 21, 21/2 यानी कि 16 × 2/21 यानी कि 32/21, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, सिंपल था, कुछ नहीं था। देखो ये देख के आपको डरना नहीं है भाई, ये देख के आपको डरना नहीं है कि भाई इससे कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, आप खुद ही देख सकते हैं। दो, क्योंकि मैं लिख के समझा रहा हूँ फिर भी मैंने इसको 2 स्टेटमेंट में सॉल्व कर दिया है, पहला वाला ये और दूसरा वाला ये, तो भाई समझ सकते हैं। कभी भी क्वेश्चन देख के जज नहीं करना, ठीक है। पहली बात आप क्वेश्चन देखने बैठो तो सबको समान मान के बैठो, ठीक है। दूसरी बात जज मत करो, ठीक है।
क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, दिमाग में सोचो। पहला जो आपका पेपर होना चाहिए वो आपका दिमाग होना चाहिए, ठीक है। एक बार अपने दिमाग में सोचा, फिर आपको पता चल जाएगा भाई मुझे किस रास्ते पे जाना है, ये क्वेश्चन में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, ये आपको ऑटोमेटिकली आपका दिमाग बता देगा। और वो कैसे होगा? सिंपल सी चीज़ है, रिवाइज करके, प्रैक्टिस करके, मॉक टेस्ट लगा के, ठीक है। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालना है भाई, 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, रिवाइज, प्रैक्टिस और मॉक। ये तीनों चीज़ें आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना आसानी से आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताता है। सब बोलते हैं, आपको यही बोलेंगे, सब अपना अपना कोर्स देंगे भाई कि मेरा कोर्स लो, मेरा कोर्स लो, मैं आपको कोर्स करवा रहा हूँ। बट आप समझिए, ठीक है, कि कोर्स मैटर नहीं करता है। आपको पता होना चाहिए। आप जब पैटर्न देखते हैं, पीवाईक्यू लगाते हैं, तो आपको समझ में आता है भाई कि भाई ये टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, ये टॉपिक जो है इससे सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं। वो कब होगा? जब आप मॉक लगाएंगे और फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आप भाई बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं बाकी लोगों से, ठीक है। फिर कभी डिस्कस करेंगे इस बारे में, जब मैं बताऊंगा आपको, मैं वीडियो वगैरह निकालूंगा। सोच रहा हूँ मैं कि किस तरह से मैं आपको अपनी अप्रोच बताऊंगा, किस तरह से आप जो है किसी भी एग्ज़ाम में बेहतर कर सकते हैं, है ना। आगे आते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:5, देयर डिफरेंस इज 210। तो सिंपल सी बात है, दो नंबर का रेशियो इतना है, डिफरेंस कितना हो जाएगा? डिफरेंस 3 हो जाएगा। तो 3 की वैल्यू आपको 210 दे रखी है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70। आपसे पूछा क्या है स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है? 2 वाला, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 70 यानी कि 140। ऑप्शन नंबर सी, है ना। पिछले जैसा था, इजी क्वेश्चन, सिमिलर वे में। आगे आते हैं। इफ मार्केट प्राइस ऑफ अ बैग इज 25% अबव कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो मान लो सीपी आपकी 100 है, तो मार्केट प्राइस जो है 25% ज़्यादा है, तो एमआरपी 25% यानी कि 125 होगी। बोला आपसे कि डिस्काउंट मिलता है 18% का, तो अगर सेलिंग प्राइस पे 18% डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस कितने का होगा? वो होगा आपका 82% का ऑफ 125। सॉल्व कर लो। आपसे गेन परसेंटेज पूछा है ना, ये चौके, ये पंचे, ये दुआ, ये 41 5 जाए 205/2 यानी कि 102.5। तो गेन परसेंटेज साफ साफ दिख रहा है आपको। 100 का सीपी है, कितना गेन हुआ? 2.5% गेन हुआ। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दूसरा तरीका आपको पता है, दूसरा तरीका क्या है? आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। आपने सीपी पर एमआरपी का फॉर्मूला सीखा होगा, क्या होता है वो, है ना। तो वो लगा के भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह से आप करना चाहें, ठीक है। बट क्योंकि मैं इसी तरीके से करता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस वगैरह करता रहता हूँ, तो ये मेरे लिए ईजी है और मैं बहुत फास्ट कर सकता हूँ इस तरीके से। तो अगर आपको ये तरीका बेटर लगता है तो सेम चीज़ है, एक एक बेसिक तरीका पकड़िए, एक तरीका पकड़िए जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से स्पीड बढ़ जाएगी आपकी, टाइम जो है वो कम लगने लगेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। 14 पे आते हैं। द गिवन पाई चार्ट शोज डेटा ऑन ए बी ओ एंड ए बी ब्लड ग्रुप्स ऑफ 240 डोनर्स। कितना? 240 डोनर्स। आपसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज डोनर्स ऑफ ब्लड ग्रुप ए ओ ए बी। एवरेज डोनर पूछा है, तो ए का कितना है? ए का है 90, ओ का कितना है? 80, ए बी का कितना है? 70, यानी कि 240। एवरेज पूछा है तो डिवाइड बाय 3 कर दो, कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 2 डोनर्स ऑफ ग्रुप बी, बी कितना है? 120। एवरेज पूछा है तो 1 से 120 ही रहेगा। रेशियो निकालना है तो 80/120 यानी कि 4/3, नहीं सॉरी 2/3, 4 दूनी होता ना, 2/3 यानी कि ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, वेरी इजी, ठीक है। बस ध्यान देने वाली बात ये थी कि यहाँ पे हमसे जो है एवरेज पूछा गया था, है ना। तो ये चीज़ अगर आप यहाँ पे इसको सोचो कि भाई इसका तो 1 ही एवरेज है ना, लेकिन ये इसमें तो हमें 3
की बात की गई ना, तो इसका 3 से डिवाइड बाई 3 करेंगे। तो बस यही आप गलती कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, बाकी आप इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं कर सकते। ठीक है, आगे आते हैं। पाइप ए कैन फिल अ सिस्टर्न इन 4 आवर्स। पाइप ए जो है टंकी को 4 घंटे में भरता है। पाइप बी कैन फिल द सेम सिस्टर्न इन 5 आवर्स। पाइप बी जो है 5 घंटे में भरता है। पाइप सी कैन एम्प्टी अ फुल सिस्टर्न इन 3 आवर्स। पाइप सी जो है वो धोखेबाज है, वो खाली करता है। ये दोनों बेचारा भरने में लगे हैं, ये खाली करने में लगा है, और ये खाली करता है 3 घंटे में। बोला गया कि अगर तीनों को खोल दिया जाए सेम टाइम पे तो कितनी देर में जो है टंकी भर जाएगी। ध्यान रखना, ये मिनट्स की पूछा है यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखो, मिनट्स में पूछा है। तो ए, बी और सी, ए भरता है 4 में, बी भरता है 5 में, और सी खाली करता है 3 में। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 60 आएगा, यानी कि 15, 12, 20। ठीक है, तो 27 माइनस 20 यानी कि 7 की एफिशिएंसी से लगे हुए हैं। 7 की एफिशिएंसी से 60 मिनट में 7 की एफिशिएंसी से कितना हो जाएगा? ये घंटे की बात है ना, इसको कितने मिनट में करना है पहले तो 60 × 60 कर लो आप, अपॉन 60 मिनट हुए, यानी कि 3600 अपॉन 7, यानी कि 7 पंचे कम 14, 4 सॉरी 514 मिनट आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी हम बहुत बार कर चुके हैं। बस यहाँ पे भी आपको सेम चीज़, छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी थी, क्या कि हमको दे रखा है आवर्स में टाइम, लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा मिनट्स में है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार जो है ऑप्शन में मिनट्स नहीं लिखे होते हैं। जैसे कि इस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये मिनट में है या यहाँ पे आवर में है, नहीं लिखा है ना। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप इजीली चीज़ों को कर पाएंगे। आगे आते हैं 16, हमें एक टेबल दे रखा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास हु हैव आंसर्ड करेक्टली, इनकरेक्टली एंड नॉट अटेम्प्टेड ईच क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन। ठीक है, हमें दे रखा है कि बच्चों ने कितना सही कर रखा है, गलत कर रखा है, नहीं कर रखा है। फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय ईच बाय द क्लास इन एग्जामिनेशन। मार्क्स कितने टोटल मार्क्स हैं उसका एवरेज निकालना है। तो आप देख सकते हैं एक नंबर का जो है, और देखो यहाँ पे देखिए मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है ना। हाँ, यही मैं देख रहा था, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो एक नंबर के जो है 20 सही कर रखे हैं, तो टोटल नंबर कितने बन गए? 20। 2 नंबर के 15 सही कर रखे हैं, नंबर कितने बन गए? 30। 5 नंबर के 20 सही कर रखे हैं, नंबर कितने बन गए? 100। 10 नंबर के 12 कर रखे हैं, कितने? 120। तो टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं? टोटल मार्क्स आप जोड़ लो इसको, यहाँ पे 0, 7, 2, 270। एवरेज निकालना है तो टोटल बच्चे कितने हैं? देखो 20 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, कितने बच्चे हैं? 40। 40 ही तो बच्चे हैं, 15, 15, 10, 40, 40, 40, तो टोटल 40 बच्चे हैं। देख लो कितना आएगा एवरेज, 6.75 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। समझे? तो देखने वाली बात क्या थी यहाँ पे? देखने वाली बात ये थी कि आप बच्चों कैसे, यहाँ पे एवरेज पूछा है ना, तो एवरेज में हमें देखना है कि टोटल बच्चे कितने हैं। तो यहाँ देखो 20 यहाँ पे हैं, 10 यहाँ पे हैं, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी 40 है, यहाँ पे भी 40 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 160 बच्चे हैं भाई। वही 40 बच्चे हैं, वही क्वेश्चन कर रहे हैं। एक नंबर के वो उन्होंने कितने 20 सही किए, 2 नंबर के 15 सही किए, 15 गलत किए, और 10 के 10 तो कर ही नहीं पाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि टोटल जो है बच्चे वो 40 ही हैं। ओके, आगे आते हैं। इफ ए प्लस बी इक्वल टू सी, तो हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3ab की वैल्यू निकालनी है। अब इसको किस तरह से करें? आप a प्लस बी को c इसमें कैसे करेंगे? तो भाई इस केस के लिए भी मैं क्या है थोड़ा सा वो लगाता हूँ। जैसे मैंने मान लिया a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, तो c की वैल्यू अपने आप 1 हो जाएगी। ठीक है, डाल दो यहाँ पे 1 का क्यूब, सॉरी 0 का क्यूब, 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 × 0 × 1 × 1। ये तो 0 ही हो गया, ये भी 0 हो गया। 1 का क्यूब माइनस
1 यानी कि ये भी 0 हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैं हमेशा भाई जो है ऐसी चीज़ों को जो है मतलब कि एज्यूम करके कर लेता हूँ और हमेशा लगभग मैं सही होता हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसे क्वेश्चन को रदर देन आप इसमें वैल्यू पुट करो, फिर उसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, उससे अच्छा है कि आप एक बार इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 0 और 1 माना है, आप जो है इसकी जगह कुछ और भी मान सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आगे चलते हैं। द इनकम ऑफ अ पर्सन इज 16,500। ठीक है, एक्सपेंडिचर इज 12,000, एक्सपेंडिचर 12,000 है, इनकम 16,500 है। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाय 24%, हिज एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज बाय 10%। तो आपको परसेंटेज चेंज निकालना है सेविंग में। सिंपल सी बात है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, सेविंग है। इनकम थी 16,500, खर्चे था तब उसके 12,000, तो बचा कितना होगा, 4,500 बचा होगा। इनकम जो है अगले साल जो है वो बढ़ गई 24% से, अब कितनी होगी, 124% होगी। ये सेविंग कम होगी 10% से, सॉरी एक्सपेंस जो है 10% से कम हो गया, यानी कि 90% बचा, और सेविंग हमें निकालनी है। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, इजी रहेगा। 1 2 1 2 1 2 1 2 12 9 108, 124 इंटू 165 करना है, तो ये आपका आ जाएगा 65 चक्के 200, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब सेविंग निकाल लेते हैं। सेविंग कितनी आ जाएगी माइनस करके, तो जाएगी 0,669, इतनी सेविंग आ गई। इतनी पहले थी, इतनी अब हो गई, मतलब बढ़ी है। कितनी बढ़ी है, तो ये बढ़ी है 0,615, तो 5160 बढ़ी है, किस में से, 45, 100 में से आपको निकालना है, निकाल लो भाई। 45 1032 यानी कि 1 9 चक्के 0.6 114, यानी कि लगभग 115% जो है वो बढ़ी है। तो ये चीज़ आप इस तरह से कर सकते हैं, वेरी इजी मेथड है। ठीक है, हमें जो दे रखा है हम बस उसी के हिसाब से चलते हैं और हम इस चीज़ को इजीली कर सकते हैं। आगे आते हैं। लेट ए बी सी आर ट्राइंगल इफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी आर डी ई एफ। तो हमें बताना है कि डी ई एफ जो है वो किससे कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, किससे कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। बना देते हैं एक बार। ये ट्राइंगल है, इसके मिड पॉइंट ये और ये है, ए बी सी है, डी ई, किससे कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, ऑप्शन देखो बी डी ई, मतलब डी ई एफ तो ये वाला है ना, और बी डी ई कौन सा है, बी डी ई वाला है। तो ये तो भाई देखो कॉन्ग्रेंट बनेंगे, साफ साफ आपको दिख रहा है। ई सी एफ ये वाला है, ये भी कॉन्ग्रेंट होगा। ए डी एफ वाला, तो जाहिर सी बात है ये तीनों ट्रायंगल तो है वो इससे कॉन्ग्रेंट होंगे ही होंगे, है ना। और जो बच गया हमारा कौन सा, लास्ट वाला, तो वो ऑप्शन जो है उससे कॉन्ग्रेंट, बड़े वाले से कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, इससे छोटा वाला जो है कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, ये वाला। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, और अब मैं आपको बता देता हूँ, आपसे पूछता हूँ इसमें कि भाई कॉन्ग्रेंसी रूल कौन सा लगेगा, रूल कौन सा लगेगा। देखो चीज़ है, मिड पॉइंट है तो ये साइड जो है इससे इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड जो है वो इसके इक्वल। ये मैंने बता दिया। अब मुझे बताएंगे कॉन्ग्रेंसी रूल कौन सा लगेगा।
एस लगेगा, एस लगेगा, ए लगेगा, कौन सा लगेगा? ये 3 ऑप्शन है आपके पास, आप इसमें बता दीजिए कौन सा लगेगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, आगे आते हैं। इफ 436p5 इज डिविजिबल बाय 3, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ p। लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है। डिविजिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ 3 क्या बोलता है कि भैया सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 से डिविजिबल होने चाहिए। जोड़ लेते हैं, 4 3 7 13 13 5 18, 18 प्लस p, तो देखो 18 तो ऑलरेडी डिविजिबल होता है, यानी p के हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, पर हमें लार्जेस्ट वैल्यू नहीं ली है। अगर 12 लेंगे तो हमें 1 + 2 करना पड़ेगा, यानी कि 3, यानी कि ये 3 बन जाएगा। और हमें लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो 8, और देखो 8 तो डिविजिबल होता नहीं है, तो 6 और 9 में से हाईएस्ट कौन सी है? 9 है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको लग रहा होगा 9 और 12 में से तो 12 है ना भाई, पर 12 को जब आप लिखोगे तो 1 ऐसे लिखोगे, तो हम सम करते हैं ना हमेशा, समझ रहे हो? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नंबर में 12 बड़ा है, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल में नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं। इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC। ठीक है, वेयर D इज अ पॉइंट ऑन BC, हमें DC की वैल्यू निकालनी है। देखो मतलब कि है ना, और ABC ये 6 है, ये 9 है और ये 12 है। एंगल AD यानी कि यहाँ कैसे भी मान लो भाई, ये D मान लो, ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये जो है इसके इक्वल। मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो है इसके इक्वल। ठीक है, आपको DC निकालना है, DC यानी कि आपको इसकी लेंथ निकालनी है। तो आपको सिंपल सा दिख रहा है, अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो इसके सामने वाली जो साइड्स हैं ये भी इक्वल होंगी, समझ रहे हो, है ना? तो आप समझ सकते हैं कि BC/DC क्या होगा, वो हाफ हो जाएगी, है ना? DC कितना है? नहीं नहीं नहीं, कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। एंगल बाइसेक्टर है, सॉरी सॉरी सॉरी, साइड को कैसे बाइसेक्ट कर देगा भाई, मैं सोच रहा हूँ कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। ठीक है, इक्वल नहीं हो जाएंगी, ये इक्वल नहीं होंगी, और यहाँ पे हमें ये BD हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, BD/DC जो है वो हाफ हो जाएगी, और DC जो होगी वो होगी आपकी 2/3 ऑफ जो कितना DC के, BC की वैल्यू कितनी है, ये पूरी की 9 है ना, 0.3 है ना, क्योंकि DC जो है 2 रेशियो में है, और टोटल जो है वो टोटल कितना है, 3 है, 2.3 हो जाएगी इंटू 9, यानी कि 6, DC आपकी 6 हो जाएगी। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ नहीं बताई है, क्या नहीं बताई है कि ये कैसे आ गया, ये हाफ कैसे आ गया, है ना? ये आप भी सोच रहे होंगे, और यही है आपका काम, आपको पता लगाना है कि ये कैसे आया। ठीक है, यही आपका होमवर्क रहने वाला है, इसमें मैंने कौन सा एंगल बाइसेक्टर रूल लगाया है ये आप मुझे बताएंगे, है ना? क्योंकि ये क्वेश्चंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इसलिए आपको, आपका होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे कि किस तरह से ये है, ये जो है मैंने डायरेक्ट लिखा है और क्यों लिखा है, इस पर क्या रूल लगा है, तो ये चीज़ आपका काम। ठीक है, आगे आते हैं। विच कंपोजिट नंबर कैन डिवाइड दी सम ऑफ फर्स्ट 12 नंबर्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 12 नंबर्स क्या होता है आपको पता है, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स क्या होता है, तो वो होता है n+1/2, ये फॉर्मूला होता है। n हमें 12 देखना है, तो 12 12 + 1 13,
6/2 यानी कि 6 त्रिका 6 13 छक्के 78। अब बताना है कि किससे डिवाइड हो सकता है 78। देखो 8 से तो नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा। तो ये जो है ये 6 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको बताया है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो निकालते हैं n+1/2 से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, आगे आते हैं। अ लाइन कर्व्स टू centric circles. The length of chord formed by this line on this circle is 6 cm and 18 cm. अब ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है मेरे दोस्त कि जैसे मैं आपको उससे समझाता हूँ डायग्राम के थ्रू। मतलब एक कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं एक के अंदर एक, तो एक सर्कल ये है मान लो, और एक सर्कल ये है मान लो। एक लाइन जो है वो दोनों को कट करती है, ये मान लेते वो लाइन है। ठीक है, इसने दोनों को कट कर दिया, इसका दोनों का सेंटर जो है वो ये सेंटर मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं। ठीक है, आपसे बोला गया कि जो अंदर वाला है ये पूरा 6 सेंटीमीटर है, और ये जो बाहर वाला है ये वाला ये पूरा 18 है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है, इसको मान लेते हैं एक्स, तो ये जो है इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा, मतलब ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और सेम चीज़ में ये जो है यहाँ से 9 हो जाएगा, ये यहाँ से 9 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो कॉर्ड होती है वो उसके ऊपर जो लाइन खींची जाती है सेंटर से, वो दोनों को इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, ये आपको पता है। आपको निकालना है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेडियाई ऑफ सर्कल। तो बड़े वाले सर्कल की जो हम रेडियस है उसको हम बड़ा आर मान लेते हैं, छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस है उसको हम छोटा आर मान लेते हैं। तो आपको उनके स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको पता है ये 90 डिग्री बनेगा, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बड़ा आर्क में लगाएंगे, अगर हम इसमें लगाते हैं बड़े बड़े ट्राइंगल में, तो हमारा बनता है r² = x² + 9²। छोटे वाले आर में लगाते हैं अगर, तो छोटे वाले में लगाते हैं, इसमें लगाते हैं अगर, तो है ना, तो आपका क्या बनेगा, आपको बनेगा छोटा r = x² + 3²। हमें दोनों को माइनस करना है, कर दो माइनस, तो r - r² = x² + 9² - x² - 3²। x² करके 9 का स्क्वायर 81, 81 - 9 यानी कि 72 विल बी दी आंसर। 72 यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी दी करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इजी था, लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट थी समझनी, है ना, और उसके हिसाब से डायग्राम बनाना भी इजी था। लेकिन अगर आप जब लैंग्वेज समझ जाते हैं और जब आप बहुत बार ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बाय डिफ़ॉल्ट समझ जाते हैं कि इसका डायग्राम क्या होगा और ये पूछ क्या रहा है ना। आप अपने आप समझ जाते हैं भाई पूछ क्या रहा है, तो हमें जो है क्वेश्चन हम मन में ही यहीं से 9² - 3² यहाँ पे ऑटोमेटिकली कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें कैसे आएगी, प्रैक्टिस के थ्रू आएगी। ऐसे क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस करोगे तो उसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में किस तरह से आपको अप्रोच करना है। आगे आते हैं। अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन अ टेस्ट। 30 बच्चों की क्लास है जो एक टेस्ट देती है। द एवरेज स्कोर ऑफ 12 इज 62। 12 बच्चों का एवरेज 62 है, एंड रेस्ट जो बचे हुए हैं, बच के कितने, 18 बच गए। 18 का जो है एवरेज 78 है। आपको पूछना है टोटल कितना एवरेज है। सिंपल सी बात है, 12 का एवरेज 62 है, 18 का एवरेज 78 है, टोटल कितने हैं, 30 हैं। कर लो भैया, है ना। 3 से काटो 10, 6, 4, फिर 2, 3, 5, तो यह आ जाएगा 124 + 234/5 यानी कि 358/5 यानी कि 71.6 यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी दी करेक्ट आंसर। अगर आप 71 भी निकाल लेते तब भी आप देखो यहाँ से इजीली कर सकते थे, 71 कहीं और एक ही ऑप्शन में। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं बहुत बार, इसलिए मैंने एकदम फास्ट वे में बताया है। इसको देखो आप
इसको आप मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर वही है ना, मैं आपको वही बोलूँगा कि जो बंदा जिस चीज़ उसको बेहतर तरीके से आती है, समझ में आती है, क्योंकि मेन बात ये है कि कई बार हम शॉर्टकट के चक्कर में हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। हमें शॉर्टकट, हाँ शॉर्टकट लगता है। देखो जब कोई टीचर समझाता है तो आपको समझ में आता है कि भाई हाँ इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से तेज हो सकता है, लेकिन आपने ऑलरेडी एक तरीका अपना रखा है और फिर आप दूसरे तरीके पे जाते हैं तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसके बाद कैसे किया था उन्होंने। तो ये इससे सिंपल तरीका यही है कि आप जिस मेथड को फॉलो कर रहे हैं उसी को फॉलो कीजिए और उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपकी स्पीड कम हो जाए, है ना। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एक क्वेश्चन को, उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड हो जाएगी कम। तो आप जब भी पेपर में बैठेंगे तो आपको कम ही टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, पुलिस और चोर वाला है। इसको भी हम बहुत बार कर चुके हैं, फटाक से निपटाएंगे। अ पुलिसमैन इज चेजिंग अ थीफ एट 82 किलोमीटर पर आवर। पुलिस वाले की स्पीड कितनी है? 82 किलोमीटर पर आवर। थीफ इज 1300 मीटर अवे एंड रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है कितने टाइम में जो है पुलिस वाला पकड़ लेगा। तो सिंपल सी बात है, रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों एक ही डायरेक्शन भाग रहे हैं तो माइनस होगी, 82 माइनस 62 64, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर। चोर कितना आगे है? 1300 मीटर आगे है ना। हमें सेकंड में निकालना है तो हम इसी को कन्वर्ट करेंगे। हमें निकालना है टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 1300 मीटर आगे है, दोनों के पीछे रिलेटिव स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। कट गया, 5 से करो तो 2 6 0 260 सेकंड्स, यानी कि 260 सेकंड बाद जो है चोर पकड़ा जाएगा पुलिस के द्वारा, ठीक है। तो इस चीज़ में ध्यान यही रखना है। मैं आपको बताता हूँ बार बार कि अगर दोनों जो है सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड जो होती है वो माइनस होती है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड जो है वो ऐड होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और कुछ चीज़ आपको ध्यान नहीं रखनी, ठीक है। लेकिन वही चीज़ है, यहाँ पर दे नहीं रखा कि कहाँ कौन से डायरेक्शन में, ये तो आपको समझना है भाई। जब चोर जो है पुलिस के पीछे भाग रहा है तो सेम ये दोनों एक ही डायरेक्शन में भागेंगे, है ना। चोर पुलिस के साथ थोड़ी आएगा भाग के कि लो 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 मुझे पकड़ लो, मुझे पकड़ लो, हाँ धप्पा, वैसा वाला सिस्टम, वो वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे जो है हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आशा है आपको फ्रूटफुल लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा और मज़ा आया होगा। मेन बात है मज़ा आया होगा। मैथ्स करते हुए आपको हमेशा मज़ा आना चाहिए, तो एनर्जी जो है थ्रू आउट द सेशन आपकी बनी रहती है, ठीक है। और मज़ा आता रहेगा तो फिर मतलब वही है कि आप और बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे मैं आप सबसे अलविदा कहता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।